वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम तलाश पढ़ेंगे। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में खोज लंबे समय से हो रही है। नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति का विस्तार का मौका मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाया। इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया, यानी हमारे देशों पर अधिकार कर लिया। प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। ठीक, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में इसमें काफी गिरावट हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी की खोज करने में काफी मेहनत लगती थी और लोग धीरे धीरे आलसी हो गए। नई खोजों की लालच में परिश्रम की कमी होने लगी। नित नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा, नकल करने लगा। विकास के कार्यों में शिथिलता आने लगी। ठीक है, जब आप किसी की नकल करेंगे तो क्या होता है, जैसे आप लोग किसी बच्चे की कॉपी से नकल करते हैं तो वेट करते हैं कि पहले वो कर चुके तब आप उसकी कॉपी लेकर के नकल करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है आप उससे पिछड़ ही जाएंगे। हम भी ऐसा ही करने लगे। ठीक, तो साहित्य की रचना अधिक होने लगी। ठीक, सुंदर इमारतों का निर्माण होने लगा। मतलब कि हम टेक्नोलॉजी से हट करके सिर्फ सुंदरता के विषय में लग गए, चाहे वो भाषा की सुंदरता हो या फिर बिल्डिंग्स वगैरह सुंदर बनाना हो। ठीक, इन सभी बातों के साथ साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता और अटलता को हिला सका। ठीक, इतनी कमियां आई फिर भी कुछ चीजें बची थी। ऐसा नहीं था कि सारी चीजें खत्म हो गई थी। प्राचीन भारत तो पुराने रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। भले ही एक नए लक्ष्य खींचे गए, लेकिन पुरानी व नई सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। भारत की तलाश की बात यदि करें तो नेहरू जी की सोच यह थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन, प्राचीन स्मारकों तथा भवनों का दर्शन, सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न भागों की पद यात्राएं पर्याप्त होगी। पर इन सब से उन्हें वह संतोष न हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। वो क्या ढूंढना चाहते थे? उन्हें भारत के नाम पर भरत नाम की प्राचीनता बताई। आप सभी को पता है कि हमारे देश का नाम भरत नाम भरत नाम के राजा के नाम पर पड़ी, जो कि बहुत ही वीर थे, जो बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। उन्होंने सुदूर उत्तर पश्चिम से खैबर पास से कन्याकुमारी तक की यात्रा की और क्या देखा कि यहाँ पे सबकी समस्याएं एक जैसी है। ठीक, उन्होंने देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और पुलिस अत्याचार पर भी चर्चा की। उन लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। ठीक, महाकाव्य आपको पता है, जिसमें जीवन से लेकर मृत्यु तक किसी के जीवन की घटना बताई जाए, उसी को महाकाव्य कहते हैं। और महाकाव्य किसके बारे में लिखा जाता है? किसी भी राजा महाराजा के बारे में या कोई बहुत बड़ा भगवान हो उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक, हमारे और आपके बारे में महाकाव्य नहीं लिखा जाता। ठीक, उन लोगों को ग्रामीण अभाव में रहते हुए भी भारत की शान थी। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में न थी, केवल उत्तेजना के भाव ही रहते थे। नेहरू जी इस बात से भी अपरिचित न थे कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग 200 वर्षों से लगभग गुलाम थे उस समय। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर तो बदलेगी ही, लोगों की सोच में भी गिरावट आएगी, है ना, रहन सहन में गिरावट आएगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें आती है भारत माता। ठीक है, जहां भी नेहरू जी जाते थे तो लोग इनका अभिनंदन करते थे, इनका स्वागत करते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाया करते थे। तो नेहरू जी उनके पास जाते थे और पूछा करते थे सारे किसानों से कि ये बताइए, जो आप भारत माता की जय कह रहे हैं, ये भारत माता कौन है, क्या आप जानते हैं? ठीक, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वो किसानों को असली संदेश देना चाहते थे कि भारत कितना महान है और उसकी क्या महत्ता है। तो लोग
चुप हो जाते थे, क्या बोले, है ना। तब लोग कोई एक हिम्मत जुटा करके बोलता है कि भारत माता की जय, मतलब कि इस धरती मैया की जय। हम लोग धरती मैया की जय बोलते हैं। तो नेहरू जी ने पूछा, अच्छा धरती मैया की जय, तो कौन सी धरती की जय बोलते हैं आप? ठीक, अपने गांव की या पूरे देश की? तब कोई दूसरा किसान उठ करके खड़ा होता है और क्या कहता है कि पूरे देश की धरती की जय हम बोलते हैं। तब पूछते हैं वो, अच्छा और क्या क्या है भारत माता में? तब तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है ये पहाड़, नदियां, समुद्र, पठार, ये सारे के सारे क्या है, जंगल, ये सब भारत माता है और इन सब की हम जय बोलते हैं। ठीक, तब क्या कहा यहाँ पे नेहरू जी ने उन्हें बताया और आप तब सब सोच में पड़ गए। ठीक, तब नेहरू जी ने बताया कि भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, यानी इस धरती पर, इस भारत देश में जितने लोग भी रहते हैं उन सब की जय है। ठीक, और यह विचार उन किसानों के दिमाग में बैठता जाता था, उनकी आंखें चमकने लगती थी, मानो उन्होंने एक नई और महान खोज कर दी हो। ठीक, क्योंकि आज उनको उस शब्द का अर्थ मिल गया जिसको वो कई वर्षों से ऐसे ही बोले जा रहे थे, बिना उसका अर्थ समझे और पूछे। भारत की विविधता और एकता, यह 100% सत्य है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। पूरे भारत देश में लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा, शारीरिक व मानसिक रूप से विविधता झलकती है। पर विविधता होते हुए भी भारत देश एक है। ठीक, अगर मानसिकता की बात करें तो आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि यदि आप 3 से 4 लोग हैं तो उन चारों लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, रहन सहन की बात करें तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, और इधर गुजरात से लेकर आपका सेवन सिस्टर्स जो है, ठीक, आपका मणिपुर, मेघालय वगैरह तक भी देखिए, सब लोग देखने में बिल्कुल अलग 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 हैं, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। ठीक, काले, हमारा ये एक देश इतना लकी है कि यहाँ काले, गोरे, मोटे, नाटे, छोटे, है ना, सब तरह के लोग मिल जाते हैं। ठीक, अन्य देशों में देखिए एक ही भाषा पूरे देश में बोली जाती है, एक जैसे ही कपड़े पूरा देश पहनता है, एक जैसे ही लोग सारे के सारे दिखते भी हैं, लेकिन इन सब मामलों में हम लोग क्या है, बहुत ही लकी हैं। ठीक, नेहरू जी का कहना है कि जब वे भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले मैदान, उन पर बसे अनगिनत गांव व शहर व कस्बे जिसमें वे घूमे, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात जिससे झूलती हुई धरती का सौंदर्य और हरियाली और बढ़ जाती है। मतलब भारत की इतना खूबसूरत चित्र अब उनके दिमाग में छप रहा है। ठीक, विशाल नदियां व उनमें बहता हुआ जल, ठंडा प्रदेश, भारत का दक्षिण रूप, बर्फीला प्रदेश हिमालय, ठीक, या फिर वसंत ऋतु में कश्मीर की कोई घाटी फूलों से लदी हुई, वो उसके बीच से कलकल करती हुई झरने की आवाज, ये सब बड़ी ही मनमोहक लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है जन संस्कृति। भारत की तलाश के क्रम में नेहरू जी जब भारतीय जनता के जीवन की गतिशीलता को देखते हैं तो उनका संबंध अतीत से जोड़ते थे, जबकि इन लोगों की नजरें भविष्य पर टिकी रहती थी। यानी वो उनको समझने के लिए वो पास्ट में जाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं वो भविष्य के बारे में सोचते थे। लेखक को हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था। ठीक, सांस्कृतिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो बचपन से ही देखिए आपको बताया जाता होगा कि झूठ बोलने से क्या होता है, कौवा काट लेता है, आज तक किसी को नहीं काटा, है ना। या फिर अगर बड़ों की का सम्मान नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये हमारी संस्कृति है जो हमारे बड़े बचपन से ही हमें सिखाते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन परंपरा, इतिहास, मिथक और कथाओं का सम्मेलन था। ये कथाएं आपस में इस प्रकार से मिली हुई थी कि इसे एक दूसरे से अलग करना असंभव था। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग मानते हैं त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, लेकिन ये दोनों एक ही हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में आए।
है ना, बुद्ध भी उन्हीं के रूप में है। तो क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत जनता के बीच प्रसिद्ध थे। वे ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो, यानी जो हमारे जीवन में धारण करने योग्य हो, ऐसी चीजों को हम उनसे सीखते हैं। ठीक। रामचरितमानस का अर्थ ही होता है कि राम का चरित्र, यानी कि उनका जो भी स्वभाव है उसको धारण करने योग्य। मानस जो है यानी मानव को धारण करना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।